मैं छत से नीचे गिरकर अंधी हो गई थी। मुझे कुछ नजर ना आता था, पर मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं जब भी अपने पति के साथ बाहर जाती तो लोगों की आवाज आती कि बेचारी अंधी पर इसका पति कितना जुल्म कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा पति तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर एक दिन मैंने इस सच को जानना चाहा तो कयामत टूट पड़ी कि मेरे पति ने तो 5 मर्द। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जो बाप के लिए राजकुमारी और पति के लिए महज पैसा कमाने की मशीन हूँ, जिसके बाप ने उसे पलकों में बिठाया, मेरे नाज नखरे उठाए, जबकि मेरे पति ने मुझे दुनिया के आगे बेमोल करके वहां बिठा दिया जहां कोई भी औरत नहीं जाना चाहेगी। भला मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा खास से आम होना और आम होकर मिट्टी में मिल जाना। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे पैदा होती ही मेरी माँ मर गई। मेरे खातिर मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की, अपनी सारी उम्र मुझ पर खर्च कर दी। मेरे पापा अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। दादा दादी को इस दुनिया से गए 7 साल हो चुके थे। मेरे पापा बिल्कुल अकेले थे, मगर मेरे पापा नहीं चाहते थे कि वह दूसरी पर कोई ज्यादती करे, इसलिए पापा ने अकेले मुझे पाला। पापा ने हमेशा मुझे राजकुमारी की तरह पाला, मेरे नाच नखरे उठाए, मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी। मुझे एक बेहतरीन जिंदगी देने की खातिर बहुत मुश्किल उठाए। अपनी सेहत का ख्याल किए बिना ही वो बस मेरी खातिर हर वक्त मेहनत करते। हम मिडिल क्लास घराने के लोग थे, लेकिन फिर भी पापा ने अपनी बहुत कोशिश के बाद मुझे अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी, एक खुशहाल ज़िंदगी दी। मैं जानती थी कि पापा मेरी पढ़ाई के खातिर पूरे करने की खातिर खुद को इतना बीमार किए जा रहे हैं, और मेरे पास तो अपने पापा के अलावा कोई और रिश्ता भी नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए खुदगर्ज होकर अपने पापा से रिश्ता नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। ना चाहते हुए भी अपने पापा की खातिर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मेरे पढ़ाई से इनकार करने पर पापा ने मुझे बहुत डांटा कि बेटा, मैट्रिक तक की पढ़ाई की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तुम कम से कम ग्रेजुएट तो कर लो। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। भला पापा की ज़िंदगी से बढ़कर मुझे मेरी पढ़ाई थोड़ी थी। मैंने यह बहाना बनाकर इनकार कर दिया कि पापा मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत मुश्किल है पढ़ाई, मुझसे नहीं होती, और बस वह अपनी बेटी को मुश्किल में थोड़ी देख सकते थे, इसलिए वह मेरी पढ़ाई ख़त्म करने के फैसले पर राजी हो गई। दिन यूं ही गुजरने लगी। मैं खुश थी कि पापा पहले से बेहतर हैं, इनकी तबीयत में कुछ सुधार है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरा बाप किस दर्द में है और सिर्फ मेरे दहेज की खातिर अपना इलाज तक नहीं करवा रहा था। देखने में तो मुझे पापा बिल्कुल ठीक लगते, लेकिन इनका तकलीफ अंदर ही अंदर इनको खाया जा रहा था। मैं यूं ही 20 साल की हुई तो पापा ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा नहीं माने। इनकी ज़िंदगी कुछ दिनों की मेहमान थी, इसलिए मेरे लिए इन्हें यह कदम जल्द और जल्द उठाना था। दरअसल बचपन से ही मेरा रिश्ता पापा के दोस्त के बेटे गणेश के साथ तय था, तो इसलिए पापा ने उनसे चुपचाप खबर कर दिया कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। गणेश के माँ बाप का 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए गणेश ने अपनी इकलौती बहन और अपने मुंह बोले चाचा को अगले ही दिन शादी की तारीख तय करने हमारे घर भेज दिया। मुझे उसकी बहन शालू बहुत हंसमुख और अच्छी फितरत की लड़की दिखी। मुझे बहुत खुशी हुई इससे मिलकर, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर बहन ऐसी खुश मिजाज है तो भाई कितना खूबसूरत होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं, बल्कि लोग तो किसी के डसने के लिए अपना असली चेहरा छुपा कर रखते हैं। अगले महीने की 7 तारीख को मेरी शादी तय की गई थी। शादी में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। मैं हैरान थी कि आखिर पापा इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरी वजह पूछने पर वह कह देते कि बेटा, लड़कियां अपने पति के घर में ही अच्छी लगती है, और इनका यह फैसला सुनते ही मुझे खामोश होना पड़ता। दिन गुजर गए और मेरी विदाई का भी दिन आ पहुंचा। आम लड़कियों की तरह मैंने भी इस दिन के आने के बहुत ख्वाब सजाई थी। मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ये अरमान टूट कर बिखर जाएंगे और मेरे हाथों में धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं आएगा। मेरी जिद की वजह से घर में ही शादी का सारे इंतजाम किया गया था। मोहल्ले के चंद एक लोगों को बुलाया गया था, जबकि बाराती भी सिर्फ 25 थे। सादगी से मेरा शादी हो गया। मेरे पापा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, और मैं इन्हें देखकर खुश थी। लेकिन विदाई का वक्त हुआ तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रोए। पापा से जुदाई मुझे मुश्किल थी, मेरे लिए इस तरह पापा भी दुखी थे। आखिर इनकी ज़िंदगी का सहारा आज इनके अपने ही हाथों
किसी और के हवाले किया जा रहा था। पापा ने मुझे ढेरों दुआएं दी, मुझे विदा कर दिया और पापा से मिलकर चुपचाप से अपने पति के ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना हो गई। लेकिन कौन जानता था कि इस जिंदगी का क्या सफ़र मेरी बर्बादी की पहली सीढ़ी साबित होगी। गणेश का घर 2 कमरों और एक किचन मिला था। एक कमरा हमारा था, जबकि दूसरे कमरे में मेरी ननद रहती थी। घर छोटा सही लेकिन खूबसूरत था। और भला मुझे कहाँ दौलत का लालच था। मुझे तो बस अपने पति के दिल में मालकिन बन करके रहना था और ननद की सहेली बनकर रहना था। इस घर को अपना घर मानकर महल बनाना था। लेकिन भला मुझे क्या पता था कि इस घर के लोग तो मुझे ही रोड पर लाने की कोशिश में हैं। शादी के बाद जिंदगी और सादा, खुशनुमार और हसीन हो गई। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ख्याल रखता, और मेरी ननद, वो तो मेरे लिए बहन बनकर रहती थी। मैं रिश्तों को तरसी हुई लड़की इनकी इस कदर का मान और मोहब्बत पर खिल जाती थी। मैं खुद को इस दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझा करती थी। मेरी शादी के 3 माह बाद हमें मोहल्ले के चाचा ने फ़ोन करके बताया कि पापा जिगर कैंसर होने की वजह से इंतकाल कर गए। यह खबर मेरे लिए किसी दलदल से कम नहीं थी, जिसकी जाल में आकर मैं अपना आप भूल बैठी। मेरा मायका आज उजड़ गया था। मैं तन्हा होकर अकेली रह गई थी। लेकिन यहाँ भी मेरे पति और मेरी ननद ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पापा के कफन दफन का सब इंतजाम मेरे पति ने किया था और ननद हर वक्त मेरे साथ किसी परछाई की तरह ही रहती थी। मुझे हौसला देती रही, मेरे खाने पीने के लिए परेशान होती रही। इस तरह मेरी नज़र में मेरे पति और मेरी ननद का ओहदा बढ़ गया। लेकिन मुझे मासूम का क्या खबर थी कि यह सब तो इनकी प्लानिंग थी। पापा की मौत के 2 हफ्ते तक तो मुझे कोई होश नहीं था। मेरा गम किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी वजह से मेरा पति और ननद बहुत परेशान थे और मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी कि खुद के खातिर इन्हें तकलीफ दे दी। इसलिए मैंने दोबारा से अपने सलीके से रहना शुरू कर दिया। मेरे इस बदलाव से मेरा पति और ननद भी खुश हो गए। जिंदगी फिर से खुशगवार सी हो गई कि एक दिन मैं ऊपर छत पर कपड़े सुखाने गई। अचानक मेरा पाँव फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर गई और मैं बेहोश हो गई। और जब अस्पताल में मुझे होश आया, एक दिल चीरने वाली खबर ने मुझे वजूद हिला दिया। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे में मेरी आंखें चली गई है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बल्कि दुखी होने से ज़्यादा मैं डर गई थी। और मैं इस तरह बेजान सी अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बेसहारा लाचार मददगार कहाँ जाऊँगी। मुझे पनाह देने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। मेरा तो मायका भी उजड़ चुका है। मैं तो अपना अंधा वजूद लेकर कहाँ जा सकती हूँ। आखिर मेरे दिमाग से ऐसे ही सोचों के ताने बाने घूम रहे थे कि दरवाजे से किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। वो और कोई नहीं, मेरा पति और मेरी ननद थी। मुझे इस हालत में देखते ही मेरी ननद ऊंची आवाज़ में रोने लगी और मेरा पति मेरे सर पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाने लगा। इन दोनों का इस कदर मोहब्बत भरा लहजा मुझे भी रोने पर मजबूर कर दिया। मुझे रोता देखकर मेरी ननद मेरे आंसू पोंछने लगी, जबकि मेरा पति मेरा हाथ थाम कर बोला कि चलो डिस्चार्ज के पेपर मिल गए हैं, चलो घर चलें। मैं यह सुनते ही रोने लगी और अपना सर नहीं में हिलाकर बोलने लगी कि गणेश, मैं अब देख नहीं सकती, मेरी आंखें चली गई है, मैं अंधी हो गई हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरा पति मेरी तरफ झुक कर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? तो तुम मेरी बीवी हो ना। तुम्हारी आंखें चली गई तो क्या हुआ? तुम खुद से सही सलामत ही हो ना। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी सलामती ही मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं। मैं यह सब सुनती गई और मेरे अंदर तक सुकून होता गया। इनके शब्द और इस रवैये ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। भला मुझे क्या मालूम कि यह सब तो मेरे पति के लिए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के रास्ते हैं। मेरा पति और मेरी ननद मुझे दोनों कंधों से पकड़कर सहारा देते टैक्सी तक लाए और फिर हम घर के लिए निकल पड़े। एक ऐसा सफ़र शुरू होने वाला था मेरी ज़िंदगी का कि जिसने मेरा वजूद और इज्जत ही छीन लेनी थी। ऐसा सफ़र जिसके उसूल के लिए इतने माह से मेरा पति और मेरी ननद मेरे साथ ये नाटक कर रहे थे। जिंदगी यूं ही अपने मुताबिक चलने लगी। मुझे इससे क्या कर्ज थी? भला मेरे पति दिन रात एक ही थे। दिन का उजाला देखने के लिए मेरी आंखें जो मेरे साथ नहीं थी, रात को तारों और चांद की रोशनी महसूस करने के लिए मेरी बनाई जो साथ छोड़ गई थी। अगर किसी चीज़ में कोई भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं आता था, वो तो थी मेरे पति की मोहब्बत और चाहत, जो आज भी पहले की तरह बरकरार थी। जो चीज़ मेरे लिए इंतहाई खुशगवार हैरत बन रही थी, मेरे पति की मुझसे की जाने वाली मोहब्बत, जिसमें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। उसने कभी मुझे अंधी होने का ताना नहीं दिया था,
कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया, मगर कौन जानता था कि इसके इस रवैये के पीछे कैसा भयानक मकसद छुपा था। एक दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा, तुम बहुत मुरझाई मुरझाई सी रहने लगी हो, तुम काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हो और फिर तुम्हारे चेहरे की रौनक भी कहीं गुम सी हो गई है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब रोज़ मैं तुम्हें अपने साथ पार्क ले जाया करूँगा। हम उधर बातें किया करेंगे, एक साथ बहुत सारा अच्छा और खूबसूरत सा वक्त गुजार कर शाम को घर वापस साथ आ जाया करेंगे। मैं अपने पति की बात सुनकर पहले हैरान हुई, फिर खुश हुई और आखिर परेशान हो गई। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर मेरा पति मुझसे कहने लगा कि बोलो कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता। अपने पति के ऐसे सवालात पर मैं फ़ौरन से घबराते हुए नहीं में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि लोग आपको मुझ अंधी के साथ देखकर बातें करेंगे और फिर सालों भी तो घर पर अकेले रहेगी। वो अकेले कैसे रहेगी। मेरी परेशानी समझकर मेरा पति नरम लहजे में बोलने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे होते हुए कोई ऐसी बात करे, और रही बात सालों की तो उसकी दोस्त आज आएगी। इसके बाद अब इसके अलावा कोई और बात है तो वो भी बताओ। अपने पति की इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और फौरन बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो भी कहें जहाँ भी लेकर जाएं, मुझे अपने साथ, मुझे किसी पर भी कोई इतराज़ नहीं, मैं आपके हुक्म के पाबंद हूँ। मेरी इस बात पर मेरा पति मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चलो ठीक है, कल तैयार रहना, हम नाश्ते के बाद ही पार्क चलेंगे। मैं अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि भला इस वक्त पार्क में कौन जाता है। पार्क में तो सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं या शाम को, या दिन चढ़े कौन जाना चाहता है भला। लेकिन मैंने खुद को किसी भी सवाल को जुबान पर लाने से रोका कि कहीं मेरा पति बुरा ना मान जाए, इसलिए बोली तो सिर्फ इतना कि आपको अपनी जॉब पर नहीं जाना क्या। मेरा सवाल सुनकर मेरा पति हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी बोला कि नहीं, आपसे जॉब पर रात को जाया करूँगा। मैं इनका जवाब सुनते ही बोलने ही लगी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस कर जाओ, और कितने सवाल पूछोगी। तो मुझे मजबूरन खामोशी हो रहने पड़ी। अगले दिन मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर नाश्ते के बाद मेरा पति अपने साथ ले गया। मैं चुपचाप इनके साथ चली गई। वो एक जगह आकर मुझे बैग से उतार कर कहने लगे, लो आ गया पार्क, आओ अंदर चलें। अंदर जाकर मेरे पति ने मुझे एक बेंच पर बिठाया और मुझसे थोड़ा सा फासला करके बैठ गया। मैं हैरान हुई कि मेरा पति मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रहा। मेरी ये वजह पूछने पर मेरे पति ने बात गोलमोल कर दी, मगर वजह नहीं बताई। मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्यों मेरा पति मेरे सवाल का सही से जवाब क्यों नहीं देता। मैं यही सोच रही थी कि मुझे गुमसुम देखकर मेरा पति दूर से मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मैं इसकी बातों में मगन होकर कुछ देर अपने दिमाग में आए सवाल अक्सर भूल चुकी थी। सारा दिन ऐसे ही पार्क में ढेरों बातें की, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर हम वापस आ गए। वापसी पर मेरे पति ने मुझे आइसक्रीम खिलाई और घर ले आया, और घर आकर भी मेरा पति बहुत खुश था और मैं हैरान थी कि यह मेरे पति को हुआ क्या है। लेकिन फिर गणेश की बातों ने मेरे सवालात को मेरे दिमाग में ही दफन कर दिया था। अब हमारा रोज का काम बन गया था, यूं ही रोज पार्क जाना, सारा दिन बातें करते और वापस आ जाते। लेकिन मेरा पति पहले रोज की तरह अब भी मुझसे कुछ फासला करके बैठता था, जो मेरे लिए हैरान की बात था। लेकिन अब मुझे आदत हो गई थी, इसलिए इग्नोर कर जाती थी। एक दिन सालू जिद करने लगे कि भाई, मुझे भी आप दोनों के साथ पार्क जाना है। लेकिन इसकी बात सुनते ही मेरा पति गुस्सा होने लगा। उसने सख्ती से मेरी ननद को मना कर दिया कि वह हरगिज मेरे साथ नहीं आएगी। मैं हैरान परेशान खड़ी सोच रही थी कि आखिर वो हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती। मैंने जब अपने पति से वजह पूछी कि सालू को क्यों नहीं लेकर जा सकते, तो मेरा पति कहने लगा कि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। और यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि हम तो रोज़ जाते हैं, एक दिन सालू के जाने से कुछ तो हो जाता नहीं। लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे पति ने भला कौन सा मुझे जवाब देता। कुछ दिन बस यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं और मेरी ननद बाजार से वापस आ रहे थे। फिर रास्ते में कुछ जानने वाली औरतें मिल गई। उन औरतों ने मेरी ननद से बातचीत की, फिर हैरत भरे लहजे में कहने लगी कि शालू, क्या यह तुम्हारी भाभी है। इनके इस कदर हैरत से पूछने पर मैं उलझन का शिकार हो गई, जबकि असल दर्ज का तो मुझे अपनी ननद के जवाब से लगा। वो घबराते हुए जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, यह तो बेचारी सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं इनकी मदद कर दूं। ये कहते साथ ही मुझे पकड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर ले गई और फिर धीरे से सॉरी भाभी बोलकर मुझे बेंच में बिठाकर खुद ही बैठ गई। यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान की थी कि मेरी ननद, जिसकी भाभी
भाभी कहते जुबान नहीं थकती थी। वो आज यूं लोगों के सामने मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही थी? अपनी भाभी मानने से इनकार क्यों कर रही थी? क्या वजह थी मुझे इतना बेमोल कर दिया था? मेरी ननद, जिसे मैंने कभी पराया नहीं समझा, अपनी बहन से बढ़कर मोहब्बत दी थी, उसने यह सिला दिया था। खैर, दिन माँ बाप की बच्ची थी, कब तक शोक मनाती। और फिर मेरी ननद ने माफ़ी भी तो मांग ली थी मुझसे। बस यही सोचकर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया था। मेरा पति अभी रोज़ मुझे पार्क लिए जाता, मुझसे मोहब्बत मोहब्बत भरी बातें करता और वापसी पर कभी कभी आइसक्रीम खिलाता, मुझे हमेशा प्यार से रखता। एक दिन कुछ मेहमान घर पर आए। मेरे पति ने मुझे कमरे में छुपाकर बाहर से ताला लगा दिया। मैंने इतराज़ किया और वजह पूछी तो कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को किसी की नज़र लग जाए। मैं अपने पति की इस बात पर हैरान रह गई। मैं भी तो बाकी सबकी तरह थी। आखिर घर के मेहमानों से मुझे मिलवा कर मुझे सबके सामने इज्जत और मान देना मेरे पति का फर्ज था। मैं बहुत दुखी थी कि क्या मेरे पति के मुझसे मोहब्बत करने वाले दावे सब झूठ थे। वो तो मुझे बहुत चाहता था, तो फिर ये सब क्या था? ऐसे बहुत से कई सवालात मेरे दिमाग में थे। मुझे आज अपने अंधे होने पर रोना आ रहा था। मैं अपने पति और अपनी ननंद के रवैये को समझने से दूर थी। अब तो यह मालूम बन चुका था, जब भी कोई मेहमान आता मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता। मेरी ननद की सहेलियां भी अगर घर आती तो सब भी मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता। और जब कोई मेहमान या मेरी ननद की सहेलियां चली जाती तो इनके घर से निकलते हुए मुझे बाहर निकाल दिया जाता। मुझसे माफ़ी मांगकर दोबारा मोहब्बत का इजहार करते, मुझे मान और चाहत देते और दोबारा पहले जैसे बन जाते। मैं हैरान थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं, ये कैसा रवैया है। पल में खास और पल में आम, पल में अर्ज और पल में फर्ज। पर शायद जिंदगी यूं ही गैर मामूली सी थी। मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मेरा पति और ननद छुपाने की कोशिश में है। आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इन दोनों को मेरे साथ ऐसा रवैया रखने पर मजबूर करती थी। ऐसे और बहुत से कई सवालात थे जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, लेकिन इस रात से पर्दा नहीं उठ रहा था। ऐसे गैर यकीनी से हरकत और गैर मामूली जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। एक दिन मेरी ननद को देखने कुछ लोग आए। कुछ देर बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं चुपचाप इस बार भी इस रवैये को बर्दाश्त कर गई। मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी थी कि मेरा पति कोई इम्पोर्ट फाइल लेने रूम में आया। मुझसे फाइल का पता पूछकर उसने फाइल निकाली और जल्दी जल्दी फाइल लेकर बाहर चला गया। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। मुझे लगा शायद मेहमान चले गए हैं, इसलिए मेरा पति दरवाजे पर ताला लगाकर नहीं गया। यह सोचती ही मैं धीरे से बेड से उठी और छड़ी का सहारा लेते हुए बाहर निकल गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेहमान अभी बाहर ही मौजूद थी और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तरह तरह की बातें करने लगे। मेरे पति से हैरत से इस लहजे में पूछने लगे, ये क्या तुम्हारी बीवी है? पता नहीं मेरे पति ने उनको क्या कुछ कहा क्या नहीं, और वह जल्दी ही घर से विदा हो गई। मगर वो जो कुछ देर पहले मेरी गैर मौजूदगी में रिश्ता पक्का कर चुके थे, मुझे देखते ही घर जाकर उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। यह बात मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी। मैं बेहद परेशान हो गई कि आखिर मेरे वजूद में ऐसा क्या है कि हर कोई मुझे देखकर इतना हैरान हो जाता है, और अब तो सिर्फ मुझे देखने पर रिश्ता तक तोड़ दिया जाता था। मैं इन्हीं सोच में परेशान सी बैठी थी। मेरी ननद मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगी। इसके पीछे ही मेरा पति कमरे में आया और जिंदगी में पहली बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, गुस्सा किया। उसने मुझ पर बस एक ही बात करता रहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों आई बाहर। मैं उस रात बहुत रोई। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन मैं हैरत की बात यह थी कि मेरे पति ने मुझे पार्क ले जाना नहीं छोड़ा था। वो अभी भी रोज़ मुझे अपने साथ पार्क ले ले जाता था, लेकिन अब वहाँ जाकर हमारी बात बहुत कम होती। घर में हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। घर के माहौल में खुशी तब आई जब एक दिन मेरी ननद खुश होते हुए मेरे कमरे में आई और मेरे गले में झूल गई। उसने शर्माते हुए मुझे बताया कि उसे आज देखने आने वाले लोगों ने पसंद कर लिया और उसका रिश्ता तय हो गया। यह खबर मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। अगले चंद दिनों में बहुत सी सादगी से मेरी ननद
की शादी हो गई। हम सब बहुत खुश थे। मेरी ननद की शादी के 1 हफ्ते तक तो सब ठीक था। हम सब रोज़ पार्क भी जाते थे। मगर 2 माह बाद ही मेरे पति ने मुझे पार्क के लिए जाना छोड़ दिया। मैं वजह पूछती तो कहते अब ज़रूरत नहीं रही। मेरा पति अक्सर रातों को उठ उठ के रोता था। मैं खुद इसकी इस हालत की वजह से बहुत दुखी और परेशान थी। मैं जब जब इनके यूँ रोने की वजह पूछती तो वो मुझे टाल देते और कहते बस तुम मुझे माफ़ कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं इनकी यह बात सुनकर बहुत परेशान होती कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं तो इनसे नाराज़ भी नहीं। ज़िंदगी बहुत गमगीन सी हो गई थी। मेरी ननद भी जब मिलने आती तो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग कर चली जाती। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्यों बार बार दोनों बहन भाई मुझसे माफ़ी मांगते रहते हैं। एक दिन अचानक मेरी ननद रोते हुए घर आई और मुझे गले लगाकर कितनी देर तक रोती रही। मेरा पति उस वक्त घर पर नहीं था। वो मेरी गोद पर सर रखे लेट गई और कहने लगी कि भाभी, जो राज अब मैं खोलने लगी हूँ, इन राज को सुनते शायद आप मुझे अपनी बहन मानने से इनकार कर दें। शायद आप हम दोनों भाई बहन को देखना भी पसंद ना करें। इस झूठ और फरेब ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी रातें उजाड़ कर रख दी। शायद आपके माफ़ करने के बाद ज़िंदगी कुछ ठीक हो जाए। मैं आंखें बंद कर उसकी बातें सुन रही थी। मैं खुद की हैरत पर काबू पाकर उसके माथे पर अपना सर हाथ रखकर बोली कि मेरी प्यारी बहना, आखिर बताओ तो सही कि तुम क्या कहना चाहती हो। मेरी इस कदर मोहब्बत से पूछने पर मेरी ननद एक सिसकी लेकर मुझसे उस राज की बात करने लगी, जिसको सुनते मुझे लगा कि शायद किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो, आसमान मेरे सिर पर आन गिरा हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इस कदर लालच। मैं तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है। आखिर मेरी ननद ने मुझे बताया कि भाई ने आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ आपके बाप का मकान लेने की खातिर की थी, लेकिन जब आपके बाप की मौत के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक वह मकान उनके कर्ज चुकाने के लिए एक कंपनी को दे दिया गया तो भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने अब आपसे पैसे वसूल करने की खातिर छत पर तेल डाल दिया था और आपका पांव फिसला और आप नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। और भाई ने इस बात का फ़ायदा उठाकर आपकी आंखें बेच दी थी और डॉक्टर को चंद पैसे देकर कहा कि जब आप होश में आए तो इससे कहना इसने इस हादसे में अपनी आँख खो दी है। आपकी आंखें बेचने के बाद इन पैसों से भाई ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर भाई ने एक और चाल चली। भाई ने आपको अपने साथ पार्क ले जाने के बहाने रोज एक अड्डे पर ले जाते और आपके साथ एक बोर्ड रख देते जिस पर लिखा होता मैं अंधी हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मुझे गुजर बसर की खातिर पैसों की ज़रूरत है, इसलिए भगवान के लिए मेरी मदद की जाए। वो बोर्ड आपके पास रखते। भाई खुद थोड़े फासले पर बैठ जाते ताकि कोई जानने वाला इन्हें ना देखे। लोग आपके पास वो बोर्ड देकर आपके बेंच की दूसरी तरफ रखी टोकरी में कहीं के पैसे डाल देते। जिस दिन मैंने आपके साथ जाने की जिद की तो भाई को मजबूरन सच बताना पड़ा। सच सुनकर मैं बहुत रोई और भाई के आगे हाथ जोड़ी कि भाभी के साथ ये जुल्म ना करे, लेकिन वो मुझे सख्ती से डांट कर कहते कि मैं यह सब तुम्हारे दहेज की खातिर ही कर रहा हूँ और अब तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी और ना ही अपनी भाभी को सच बताओगी। यही बात थी कि जब भी कोई मेहमान घर आता या मेरी सहेलियाँ आती तो हमें मजबूरन आपको छुपाना पड़ता, क्योंकि आपको देखकर लोग पहचान लेते। मगर भाभी, हम सब तब तक आप जुल्म करते हैं, ऊपर वाला इस गुनाह का बदला जरूर लेता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ भाभी। मेरा पति, उसके घर वाले आपको देख चुके थे भाई के साथ, इसलिए वो हमारे घर में रिश्ता लेकर आए ताकि वो भी मुझसे भीख मंगवा सके जिस तरह भाई आपसे मंगवाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना था कि उन्होंने मुझसे मेरी आंखें नहीं छीनी और झूठ नहीं बोला था। भाभी, मैं बहुत दर्द की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ये कैसा दर्दनाक सच था जिसने मेरी रूह तक छलनी कर दिया था। मैंने अपनी ननद से कहा कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हें और दर्द झेलनी नहीं पड़ेगी। रात जैसे ही मेरा पति घर आया, मेरे कदमों में बैठकर मेरे घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं तुम्हारे साथ जुल्म किया तो मेरी बहन को इस जुल्म का कर्ज उतारना पड़ा। मेरी बहन को भी कुदरत ने आज वहीं खड़ा कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम्हारे माफ़ करने से ऊपर वाला सज़ा थोड़ी कम कर दे। मैंने तुम्हारी आंखें बेच दी थी ना, देखो आज मैंने तुम्हारी आंखों को वापस लाने के लिए पैसे जोड़ लिए हैं और उस अस्पताल वालों से भी बात कर ली है। हम कल ही जाएंगे तुम्हारी रोशनी वापस लेने।
दोनों बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा थे और दोनों ही कुदरत की तरफ से सजा भी पा चुके थे। इसलिए मैंने ऊपर वाले की खातिर इन दोनों को माफ़ भी कर दिया, मगर मैंने गणेश से एक शर्त रखी कि वह इन जालिमों के चंगुल से मेरी मासूम सी ननद को तलाक दिलवा कर लाएगा, तो ही मैं उसे माफ़ करूंगी। और मेरे कहने की देर थी, वो अगले ही दिन सालू को लेने उसके ससुराल चला गया। उसके पति ने उसे तलाक तो ना दी, इसलिए मेरा पति उस पर तलाक का मुकदमा दर्ज करके सालू को अपने साथ ले आया। कुछ माह बाद सालू का पीछा इन जालिम लोगों से छूट गया। मेरी रोशनी भी एक ऑपरेशन के बाद लौट आई, तो मेरा पति हम दोनों के लिए एक नई खुशहाल की और सुकून की ज़िंदगी की खातिर दूसरे शोहर शिफ्ट हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी से। आप तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।